टू कमिट सुसाइड, यानी कि आत्महत्या का प्रयास। इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा, इसकी संवैधानिकता के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्री एग्ज़ाम में उसके बारे में बताऊंगा। मेंस एग्ज़ाम में भी लिखने के लिए ये क्वेश्चन आता है। देखो भाई, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत यहाँ केवल एक ऐसा अपराध है जिसका प्रयास दंडनीय है। अगर कमिट होएगा, कंप्लीट होएगा, तो यहाँ पर दंडित किया जाता, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, उसको मृत शरीर को कैसे दंडित करेंगे। इसीलिए केवल जो है अटेम्प्ट को ही यहाँ दंडनीय बनाया गया है। सुसाइड लोग ना करें, इसीलिए जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंदर बताया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे बहुत सी आत्महत्या दुष्प्रेरित करके भी हो सकती है, जो कि आपसे सेक्शन 305 और 306 में बताया गया है, वहाँ भी आत्महत्या है, लेकिन वो दुष्प्रेरण करने के पश्चात है। यहाँ पर स्वेच्छा से आत्महत्या करता है व्यक्ति, तो स्वेच्छा से वही दंडित होगा। लेकिन जहाँ किसी को दुष्प्रेरित किया जाता है आत्महत्या करने के लिए, वहाँ वह पीड़ित व्यक्ति जो आत्महत्या कर लेता है वो तो दंड का मतलब नहीं है। वहाँ दंडित वो व्यक्ति होता है जिसने कि उसको दुष्प्रेरित किया है। देखो कि एक महिला जिसकी आयु 20 वर्ष की थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, मेंस एग्जाम में प्रॉब्लम में आता है। उसका अपने पति से झगड़ा हुआ रात में, और झगड़ा होने के पश्चात ये उसने अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली है। वो रात में धीरे से अपने 6 माह के बच्चे को घर से लेकर ये निकल गई। उसने कुछ दूर चलने के पश्चात एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो कोई और नहीं, उसी का पति है, तो वह अपने आप को बचाने के लिए और बच्चे को बचाने के लिए उसके डर से वो कुएं में कूद गई। बच्चे की तो मृत्यु होगी, लेकिन यहाँ पर वह महिला बचा ली गई। उस पर जो है आपराधिक मानववध और हत्या के प्रयास का मुकदमा चला, सेक्शन 309 और 304। तो यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि महिला को जो है आपराधिक मानववध का तो न तो आपराधिक मानववध से माना जाएगा, और ना ही जो है यहाँ पर आत्महत्या के प्रयास का, क्योंकि उसने स्वेच्छा से नहीं, उसकी जो है यहाँ पर उसकी मारने की इच्छा नहीं थी अपने बच्चों को, ना ही अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा थी। मात्र जो है वहाँ पर वह अपने पति के दुर्व्यवहार से तंग थी, और पति को देखकर, और कभी पति मेरी पिटाई ना करे, इसीलिए उस डर से वह कुएं में कूदी थी अपने बच्चे को लेकर। तो यहाँ उच्च न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या के लिए चेतन प्रयास का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ तो चेतन प्रयास नहीं था, यहाँ तो केवल अपने पति के दुर्व्यवहार से और मारपीट के डर से वह कुएं में कूदी थी। इसीलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस महिला को बरी कर दिया था। एक और प्रॉब्लम आती है जो 2012 PCSJ यूपी में भी आई थी, कि एक छात्र नेता थे और वे विश्वविद्यालय के समक्ष जो है कोई मांग कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय उनकी मांग को पूरी नहीं कर रहा था। छात्र नेता ने लकड़ी बिछाई, उस पर मिट्टी का तेल डाला और उस पर बैठ गया। वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने जो है उसको पकड़ लिया, और सेक्शन 309 के अंतर्गत जो है उसको अभियोजित किया गया। तो यहाँ पर उस छात्र नेता को बरी कर दिया गया, क्योंकि अभी तक जो है उसने आग नहीं लगाई थी, ये मात्र एक तैयारी थी। तो तैयारी, आत्महत्या की तैयारी जो है भारतीय दंड संहिता के दंडनीय अपराध नहीं है, इसीलिए उसको जो है बरी कर दिया गया। क्योंकि अभी तो आग लगाता और जब वो क्या नाम उसमें बच जाता तब तो होता सेक्शन 309 का अपराध। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि अभी तैयारी थी, और तैयारी जो है आत्महत्या की तैयारी भारतीय दंड संहिता के दंडनीय नहीं है,
इसीलिए उसको बरी कर दिया गया। ये तो प्रॉब्लम है जो कि इससे संबंधित है, जो मेंस एग्जाम में आती हैं। अब इसकी संवैधानिकता के संबंधित प्रश्न है, ये प्री एग्जाम में आते हैं और मेंस एग्जाम में भी लिखने के लिए आते हैं। आत्महत्या क्या है, इसकी संवैधानिकता के बारे में बताइए। देखो भाई, सबसे पहले इसकी संवैधानिकता को जो परखा गया था, मारुति श्रीपति दोबाल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में परखा गया था बम्बई उच्च न्यायालय ने। बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक है, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती है, तो इसीलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद ये केस आया आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है। इसमें एपी हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 का उल्लंघन नहीं करती है। तो यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा होगी कि मद्रास उच्च न्यायालय कह रहा, बम्बई उच्च न्यायालय कह रहा, तो भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के भिन्न भिन्न मत होंगे। तो एक पेटिशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में नागभूषण पटनायक के नाम से, जिसमें कि बहुत सी डेटें थी जो सेक्शन 309 की संवैधानिकता पे ही थी। पीरती नाम के नाम से बहुत सी किताबों में, लेकिन मूल केस था नागभूषण पटनायक पीरती नाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेक्शन 309 की संवैधानिकता को परखने का अवसर मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, इसीलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आर्टिकल 14, 19 व 21 का उल्लंघन करती है, इसीलिए असंवैधानिक है, और कहा कि संविधि से इस धारा को मिटा देना चाहिए। उसके बाद चलता रहा, तो फिर एक केस आज सुप्रीम कोर्ट के समय ज्ञानपुर बनाम पंजाब राज्य का। ज्ञानपुर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्शन 309 भारतीय दंड संहिता आर्टिकल 14, 19 व 21 का उल्लंघन नहीं करती। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसे बहुत विस्तृत व्याख्या की गई सेक्शन 309 की, और संविधान के आर्टिकल्स की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई, और व्याख्या करने के पश्चात कहा कि ये संवैधानिक है, किसी भी रूप में असंवैधानिक नहीं है। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। उसके पश्चात जो है यहाँ पर इच्छा मृत्यु का, यूथनेसिया के बारे में, जो विश्व में इच्छा मृत्यु के कुछ देशों ने अनुमति दे रखी, कुछ ने अनुमति नहीं दी, तो भारत में भी इस प्रश्न को सबसे पहले अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में उठाया गया कि जो व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में है या एक्टिव यूथनेसिया के उसमें है, दोनों क्या नाम है, क्योंकि यूथनेसिया दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। क्या उनमें जो है, जो व्यक्ति अपने आप चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और दवाइयों पर और वेंटिलेटर पर जिंदा है, उपकरणों पर जिंदा है, क्या उसको जो है या उसके परिवार के लोगों को इच्छा मृत्यु उसकी अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इस बारे में प्रश्न आया। और वहाँ रामचंद्र शानबाग बम्बई के एक हॉस्पिटल में नर्स थी, जो लगभग उस समय 35 साल से कोमा में थी, मात्र कभी कभार कुछ खा लेती थी, अन्यथा कोमा में थी, और अपना जीवन जो है मर्त जीवन सा जी रही थी। तो उस पर एक पुस्तक लिखी थी पिंकी वीरमानी ने, एक लेखिका थी, उसने उसके जीवन पर एक पुस्तिका लिखी, और उसने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी कि इसको जो है इच्छा मृत्यु दे दो, जिससे कि इसका जीवन जो है, ये कष्टदायक जीवन है, ये इससे मुक्ति पाए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये प्रश्न आया और वहाँ पर बहस हुई कि पैसिव यूथनेसिया और एक्टिव यूथनेसिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कहा कि हम जो है केवल
पैसिव यूथेनेसिया में अनुमति दे सकते हैं, एक्टिव यूथेनेसिया में अनुमति नहीं दे सकते। एक्टिव यूथेनेसिया वो होता है जहाँ की कोई व्यक्ति दवाइयों पर जिंदा है, और जहाँ कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर जिंदा है, यानी कि प्राण रक्षक उपकरणों पर जिंदा है, उसमें हम अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि उपकरण हट गए और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति दवाइयों पर जिंदा है उसको जो है अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया के लिए अनुमति दे दी, लेकिन इसके लिए बहुत गाइडलाइंस जारी की और ये कहा कि पैसिव यूथेनेसिया के लिए जो प्रार्थना पत्र देगा वही व्यक्ति दे सकता है जो कि उसकी सेवा कर रहा हो, जो उसकी देखभाल कर रहा हो, केवल वही अनुमति दे सकता है। क्योंकि रामचंद्र शानबाग के मामले में पिंकी विरमानी ना तो उसकी देखभाल कर रही थी ना कुछ कर रही थी, वहाँ तो मेडिकल हॉस्पिटल की जो नर्सें थी वो इसकी देखभाल कर रही थी, और उन्होंने इस पर आपत्ति लगाई थी कि नहीं, हम जो है इसकी अनुमति जब तक इसका जीवन है तब तक जो है हम इसकी सेवा करते रहेंगे। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी उसका नियर एंड डियर जो है उसकी देखभाल कर रहा हो, हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगा, और प्रार्थना पत्र देने के पश्चात एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना होगी, और मेडिकल बोर्ड जो है उस महिला या पुरुष जो भी है उस मरीज को देखेगा कि क्या वास्तव में वो पैसिव यूथेनेसिया से ग्रसित है या एक्टिव से है, तब वो मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट को पहुंचा होगा। हाई कोर्ट फिर वहाँ पर देख रहे पैसिव यूथेनेसिया है तो उसके लिए अनुमति दे सकता है, लेकिन एक्टिव के लिए अनुमति नहीं दे सकता। उसके पश्चात जो है अब गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी, सब बात कह दी। इसमें यही परेशानी आई कि रामचंद्र शानबाग के मामले में, क्योंकि नर्सें थी वे अनुमति नहीं दे रही थी, वे देखभाल भी कर रही थी, लेकिन उसकी किसी भी रूप से में विधिक प्रतिनिधि नहीं थी। और जो पिंकी विरमानी थी वो तो एक बाहर की थी जो देखभाल भी कर रही थी। तो यहाँ पर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और उसमें यह कहा कि कोई व्यक्ति जिसके कोई एलआर नहीं है, विधिक प्रतिनिधि नहीं है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, भाई नहीं है, वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर किस प्रकार से होगा। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल का एक कंसेप्ट जारी किया, और उसमें कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही ये वसीयत में मेंशन कर सकता है कि अगर मेरी ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं पैसिव यूथेनेसिया के अंतर्गत यानी कि केवल उपकरणों पर जीवित रहूं, तो मेरी ओर से फला व्यक्ति जो है वसीयत में मेंशन होगा कि फला व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकता है और इस प्रकार से उपकरण हटाने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था सेक्शन 309 का, जिसमें इतने केस लॉ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ हैं। अब आगे चलते हैं सेक्शन 310 जो कि ठग के बारे में बताता है। ये एपीओ में आता है। सेक्शन 310 या 311 में से कोई भी धारा जो है पूछी जाएगी, केवल यही पूछा जाता है कि बताइए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में ठग के बारे में परिभाषित किया गया है या ठग को दंड करने का प्रावधान किया गया है। तो सेक्शन 310 में ठग को परिभाषित किया गया और 311 में जो उसके दंड का प्रावधान किया गया। आगे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके गर्भपात करने के बारे में दंडनीय प्रावधान जो है सेक्शन 312 से लेकर 318 तक दिए गए हैं। इसमें पहला है सेक्शन 312। अगर कोई व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात करेगा और वहां पर उसका जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भावना पूर्वक न किया गया हो तो दंड का प्रावधान किया गया है। अगर किसी महिला का जीवन बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक गर्भपात किया गया तो दंडनीय नहीं है सेक्शन 312 में। जहाँ की सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं है, उसका जीवन बचाने की आवश्यकता थी और जानबूझकर जो है यहाँ पर किसी महिला का गर्भपात कराया जाता है तो वह अभियुक्त जो है सेक्शन 312 के अंतर्गत दंडनीय होगा। और पीरीनेटल टेस्ट के अंतर्गत भी अलग एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी दंडित होता है। सेक्शन 313 में गर्भवती स्त्री को यह जानते हुए और जहां उसका जीवन बचाने की आवश्यकता भी नहीं है और उस महिला गर्भवती स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित किया जाता है तो सेक्शन 313 के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर
बहुत से अपनी पत्नी को जो है जानबूझकर इसलिए कि अल्ट्रासाउंड करा लिया और ये लड़का है या लड़की है, ये लड़की है, अधिकतर लड़कियों की जो है वार होते हैं, तो उनको जो है गर्भपात इसलिए कराते हैं। तो 313 के अंतर्गत ये उसको दंडनीय प्रावधान किया गया है। 314 में है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु। अगर गर्भपात करा रही और गर्भपात कराते हुए उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो है उसको 10 वर्ष तक का कारावास, जहाँ महिला की भी सम्मति थी, महिला की सम्मति थी कि गर्भपात करा दो और उसकी मृत्यु होगी तो 10 वर्ष तक का कारावास है। लेकिन अगर उस महिला की सम्मति के बिना होता है गर्भपात तो वहाँ पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान सेक्शन 312 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 316 जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है किसी महिला को मारने के आशय से उसको जो है कोई जहर दिया या इसी प्रकार का कोई कार्य किया जो कि वह कार्य आपराधिक मानववध की कोटि में आता है। अगर वो महिला मरती तो आपराधिक मानववध कोटि में आता, कपल होमिसाइड होता। लेकिन उस महिला की तो मृत्यु नहीं होती, लेकिन उसके गर्भ में जो सजीव बच्चा है, जो जीवित बच्चा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अभियुक्त सेक्शन 316 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 317 में अगर कोई महिला है या पुरुष है अपने नवजात बालक को किसी ऐसी जगह, वीरान जगह में छोड़ देता है जहाँ की ये पूरी संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह व्यक्ति, स्त्री हो चाहे पुरुष, वो सेक्शन 317 के अंदर दंडित किया जाएगा। और यहाँ ये बताया गया, स्पष्टीकरण में ये भी स्पष्ट कर दिया कि 317 तो लगेगी, लेकिन वहाँ पर उसकी अगर मृत्यु अन्यथा हो जाती है जो सेक्शन 299 या 300 है, उसके अंतर्गत भी अभियुक्त जो है दंडित किया जाएगा। साथ में सेक्शन 317 भी दंडित, अगर उसकी बालक की मृत्यु हो जाती है। बालक की मृत्यु नहीं होती और तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 307 के अंतर्गत होगा। जहाँ वीरान जगह में छोड़ दिया और पूरी संभावना है कि इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु नहीं होती तो अटेम्प्ट टू मर्डर। सेक्शन 318 में ये जानते हुए कि ये लड़का है या लड़की है, खासकर लड़कियां, इसलिए उनके गुप्त व्ययन यानी कि उनकी पहचान को छिपाकर उनकी मृत्यु कारित करके और उनको दबा देना, तो सेक्शन 318 के अंतर्गत ये होता है। बहुत से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पुराने समय में जो महिलाएं थी, महिला की दुश्मन है, तो वहाँ पर इस प्रकार लड़कियों को मार दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये दंड के प्रावधान जो है ये किए गए हैं। और जो प्री एग्ज़ाम में आते हैं सेक्शन 316 तो 2012 में 14 में एडजेसेंट भी आ चुका है, तो महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।